Now let's see the difference between depreciation and fluctuation. As we all know that depreciation is the reduction in the value of the fixed assets due to the wear and tear or any other reason. But the fluctuation is not only the reduction in the value, but it can be also the rise in the value, and it happens both on the fixed and the non-fixed assets. Normally it is related to the market price of the particular assets, and the market price of any assets are always either rises or fall down. तो जो मूल्यह्रास होता है वो कोई भी स्थायी संपत्ति के मूल्यों में क्या होती है, गिरावट होती है, क्योंकि उसे लंबे समय तक यूज़ किया जाता है या उसका कोई और भी कारण हो सकता है। पर जो उच्चावचन होता है उसके अंदर जो मूल्य होता है वो बढ़ता और घटता दोनों रहता है, और ये जो होता है स्थायी और अस्थायी संपत्तियों पर भी होता है। Next difference is that the depreciation is occurring continuously. That means the value of the assets is decreasing continuously. It is not stopping at any point. It is continuously decreasing and decreasing over year and year due to wear and tear. But in the fluctuation, there can be a temporary fall in the value of the assets or a temporary rise in the value of the assets. For example के लिए gold prices, they either rises or at a particular time and they fall down again on a particular time. डॉलर्स की प्राइजेस जो भी थोड़े टाइम बढ़ती है, फिर थोड़े टाइम बाद घटती है, फिर बढ़ती है. सो इट इज़ अ टेम्पररी फॉल इन द वैल्यू और टेम्पररी राइज इन द वैल्यू. और एक और डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि डेप्रिसिएशन हम जो चार्ज करते हैं वो जो है पुस्तक मूल्य पे जो आपकी परचेस प्राइस होती है या कॉस्ट प्राइस होती है उस पर चार्ज किया जाता है, विच इज़ ऑलवेज चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द असेट्स. बट जो फ्लक्चुएशन होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है, और वो जो है मार्केट प्राइस से रिलेटेड होता है. इसमें कॉस्ट प्राइस का या पुस्तक के मूल्य का कोई भी रोल नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द मार्केट प्राइस. नेक्स्ट डिफरेंस जो हम ये देखेंगे वो ये होता है कि डेप्रिसिएशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट फ्लक्चुएशन का हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो अचानक से होता है. तो डेप्रिसिएशन इज़ सर्टन एंड फ्लक्चुएशन इज़ नॉट सर्टन, इट हैपन्स सडनली. अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस माना जाता है, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ लीगली रिक्वायर्ड. ठीक है, ये लीगल कंपल्शन है कि अकाउंटिंग करते समय आपको डेप्रिसिएशन को लिखना पड़ेगा, मूल्यह्रास को आपको पुस्तकों में लिखना होगा. बट फ्लक्चुएशन जो होता है वो लीगली नेसेसरी नहीं होता है, वो इतना आवश्यक नहीं होता है. Depreciation also result in the fall in the efficiency of the assets. Due to the continuous use of the assets, the value of the assets decreases as well as its efficiency decreases. कोई भी असेट्स या कोई भी संपत्ति को आप जब कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, जिसको हम मूल्यह्रास कहते हैं. लेकिन कंटिन्यूस यूज़ से एक और चीज़ होती है, वो होती है कुशलता में कमी. तो उस संपत्ति की कुशलता में भी कमी आ जाती है. एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है तो आप जब उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन 5 सालों बाद या 10 सालों बाद वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी क्योंकि उसकी इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाती है. बट फ्लक्चुएशन में जो एक अचानक से फॉल और राइज़ होता है वैल्यू के अंदर, अचानक से उतार चढ़ाव होता है जो वैल्यू के अंदर, उससे इफ़िशियंसी पर कोई असर नहीं पड़ता है, उससे कुशलता ना कम होती ना बढ़ती है. So the depreciation is related to the efficiency of the assets and fluctuation is not related to the efficiency. Depreciation decreases the efficiency of the assets, whereas fluctuation does not result in any decrease in the efficiency of the assets. Now let's see the difference between the fixed installment method and reducing balance method. Reducing balance method is also known as written down value method. तो अब हम जो है स्थायी किश्त पद्धति और घटती शेष पद्धति में अंतर देखेंगे. स्थायी किश्त पद्धति दैट मीन्स फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो जो परचेस प्राइस होती है या हम बोलेंगे जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है जिसके अंदर परचेस और परचेस करते समय जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं असेट्स के ऊपर वो शामिल होते हैं,
उस ओरिजिनल कॉस्ट पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट इन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑलवेज। हम फर्स्ट टाइम जब करेंगे तब तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कर सकते हैं अगर हम डिमिशनिंग बैलेंस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने प्रैक्टिकल में देखा ही होगा। बट आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, बैलेंस जो बचता है मशीन का उस पर हम अगेन डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करा वो किस पे करा है, बैलेंसेस पर करा है। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा था तो आपने खुद ने देखा होगा, हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और वो उसकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, परचेज प्राइस होती है, उस पर कर लेते हैं। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द बैलेंसेस ऑफ द मशीन। ठीक है, जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है मशीन का हर साल के स्टार्टिंग में, उस पर हमको क्या करना पड़ता है, फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इज नॉट वैलिडेड बाय द इनकम टैक्स लॉ। इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स लॉज, वेयर एज दिस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड is validated by the income tax laws and concession on the tax is given by the income tax laws if the company are adopting this reducing balance method. Third difference is that the rate of depreciation in the fixed installment method are not kept high. ठीक है, उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो हाई नहीं रखा जाता है। ठीक है, और जो डिमिशनिंग बैलेंस मेथड होती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होती है, उसमें जो रेट होती है डेप्रिसिएशन की वो हाई होती है। ठीक है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा ये चीज़ भी होती है कि ये जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होती है जिसमें रेट कम रखते हैं, वो नॉर्मली हम इस मेथड को अपनाते भी उन असेट्स के लिए हैं जिनकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है, और जिस पे हम क्या करते हैं, आए टाइम रिपेयर कॉस्ट या रिपेयर करवाते रहते हैं। तो जो है इसके अंदर रिपेयर कॉस्ट भी क्या हो जाती है, शामिल रहती है। ऐसे असेट्स पे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को यूज़ करते हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम ऐसे असेट्स पे यूज़ करते हैं जो एक लंबे समय तक चलने वाली होती है और जिनकी वैल्यू धीरे धीरे घटती है, और जिन पे जब भी रिपेयर कॉस्ट लगती है तब वो रिपेयर कॉस्ट बहुत हैवी इनकर्ड होती है। एक सिंपल सा डिफरेंस जो हम सब ने प्रैक्टिकल में देखा है वो ये है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है वो हमेशा सेम रहता है, एक जैसा होता है, खाली मंथली कैलकुलेशन में अंतर आते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होता रहता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल डिफरेंस था, दैट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑलवेज रिमेन सेम, बट इन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीज भी होता रहता है साथ में, और अमाउंट जो है वो भी बदलता रहता है हर बार। तो एक डिफरेंस तो यही हो जाता है कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो जब बैलेंस बचता है उसके एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट्स, जब हमारा बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा या स्क्रैप वैल्यू ही बचेगी अगर हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को यूज़ करेंगे तो। बल्कि अगर असेट्स जो है उस पर अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अपनाते हैं तो हर बार हम डेप्रिसिएशन बैलेंस पे जो है कैलकुलेट करते हैं, और वो जो होता है डिक्रीज़ होता जाता है, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो तक नहीं आता है। ठीक है, जब उसकी असेट्स की लाइफ एंड हो जाएगी तब भी उसका डेप्रिसिएशन ज़ीरो नहीं होगा, कुछ छोटा मोटा अमाउंट हमेशा रहेगा वहाँ पे। तो ये हमने डिफरेंस देख लिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। Now let's see the difference between the depreciation and obsolescence. Depreciation, as we all know, arises due to the continuous use of the assets or due to some accidents or maybe because of the exhaustion of the natural resources. There are many reasons for the depreciation to occur. मूल्यह्रास जो है कई कारणों से उत्पन्न होता है। हमने देखा कंटिन्यूस अगर आप असेट्स को यूज़ कर रहे हैं उससे होता है उत्पन्न। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, असेट्स की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो गई तो भी मूल्यह्रास लगता है। उसके कई कारण होते हैं, लेकिन जो अप्रचलन होता है, अप्रचलन तब होता है जब कोई नई तकनीक जो है या नए आविष्कार मार्केट में आ जाते हैं जिससे कि पुरानी संपत्तियां या पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बेकार हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती।
ठीक है। दूसरा ये रहता है कि हमारा जो मूल्यह्रास होता है वो सामान्य गति से होता है और अप्रचलन एकदम आकस्मिक होता है। डेप्रिसिएशन ओकर्स ग्रेजुअली, इट इज़ ग्रेजुअल इन नेचर। एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ द असेट्स डिक्रीजेज, बट जो अप्रचलन होता है इट वॉज सडन, इट हैपन्स सडनली। ठीक है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो सडनली मार्केट में आती है, एकदम अचानक से ही मार्केट में आती है। ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे वो मार्केट में आ रही हो। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं तो वो ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो है उसका लेखा करना ज़रूरी होता है पुस्तकों में। ठीक है, और उसे हम एक्सपेंस के रूप में उसको क्या करते हैं, पुस्तकों में लिखते हैं, व्यय के रूप में उसको लिखा जाता है। लेकिन जब अप्रचलन होता है, ऑब्सोलेंस होता है, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और बड़ा नुकसान होने के कारण जो है उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, और उसे ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट में जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिखा जाता है, और इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल लॉस। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत हानि के रूप में उसे लिखा जाता है। और पूंजीगत हानि को हम इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हैं, उसे इंस्टॉलमेंट में हर साल डाला जाता है। डेप्रिसिएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्सोलेंस, दैट मीन्स the value decreases also because of the obsolescence in the depreciation, but obsolescence does not depend upon the depreciation. Depreciation can be estimated, but obsolescence cannot be estimated. It is sudden in nature. जैसे मैंने बताया है आपको, अप्रचलन एकदम आकस्मिक होता है, एकदम से नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी के प्राइसेस गिर जाते हैं, तो ये एकदम सडन होता है। इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप इसका एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं, बट डेप्रिसिएशन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं थ्रू एस्टिमेटिंग द लाइफ ऑफ द असेट्स। तो हमने डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस, दैट मीन्स मूल्यह्रास और अप्रचलन के बीच में अंतर देख लिए हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके सिवा अगर आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।